नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्वागत करते हैं आप सभी का एक और नए वीडियो में। क्लास 11th केमिस्ट्री का चैप्टर 1 हम लोग कर रहे हैं और इसका प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने जाना क्या, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के बारे में, जिसमें हमने वहाँ पे मूल राशियाँ और मूल मात्रकों के बारे में विस्तार से वर्णन किया हुआ है। इसके साथ ही साथ द्रव्यमान और भार में क्या अंतर होता है। साधारणतः लोग बोल देते हैं कि द्रव्यमान और भार एक ही है, एक ही चीज़ का नाम है, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों में अंतर होता है और इसके बारे में प्रीवियस सेशन में बहुत ही अच्छे से बताया गया है। इसके बाद से हम लोगों ने जाना क्या, आयतन और घनत्व के बारे में, और अंत में हमने डिस्कशन किया तापमान के बारे में। तो तापमान को तापमापियों के द्वारा मापा जाता है। ये तापमापी कौन कौन से हैं? डिग्री सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट। और इसके लिए हमने बहुत ही साधारण तरीके से एक फार्मूला वहाँ पे हमने सेट किया था और उस फार्मूले के सहायता से हम केल्विन से डिग्री सेल्सियस में या डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में किस तरह से परिवर्तित करते हैं इसके बारे में बताया। इसके साथ ही साथ हम वहाँ पे ये भी जान सकते हैं कि फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कैसे बदल सकते हैं और डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे बदल सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस सेशन में कर रखा है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, ज़रूर देखिए। यहाँ पे जो चीज़ें चल रही है एनसीईआरटी का एकदम बेसिक से लेकर के चल रहे हैं, शुरू से लेकर के चल रहे हैं। जो स्टूडेंट अभी केमिस्ट्री स्टार्ट ही कर रहे हैं, केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं जानते हैं, वे जो है इस वीडियो को यदि देख रहे होंगे तो बहुत ही अच्छे से उनको चीज़ों को समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे समझना है सारी चीज़ों को और एक एक करके आप वीडियो देखते गए तो केमिस्ट्री को आप बहुत ही आसान बना करके सीख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के सेशन में हम लोग जानेंगे क्या, द्रव्य के गुणधर्म के बारे में, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में। क्या होता है द्रव्य का गुणधर्म? तो पहले भी बताया जा चुका है कि द्रव्य का मुख्यतः दो ही गुण होता है। एक को कहा जाता है भौतिक गुण और दूसरे को कहा जाता है रासायनिक गुण, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। और इसी के बारे में आज के वीडियो में डिस्कशन होगा और इसके साथ ही साथ एनसीईआरटी का जो आगे के टॉपिक हैं वो भी आज के वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। तो जुड़े रहें नारायण सर क्लासेस के साथ। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और इसे अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। शुरू कर देते हैं आज का सेशन और सबसे पहले हम जानेंगे क्या, द्रव्य के गुणधर्म। जो चीज़ें हमने यहाँ पे बोर्ड पर भी नोट कर रखा है, द्रव्य के गुणधर्म यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जिसमें कि बताया गया अभी कि द्रव्य का दो ही गुण होता है मुख्यतः। एक को कहते हैं भौतिक गुण यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरे को बोला जाता है रासायनिक गुणधर्म यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले हम भौतिक गुणधर्म के बारे में चर्चा करेंगे। भौतिक गुणधर्म है क्या, तो किसी भी पदार्थ का वह गुणधर्म जिससे कि उसकी पहचान अथवा संगठन में बिना परिवर्तन किए उसको देखा या मापा जा सकता है, यानी कि वह गुणधर्म जिससे कि उसकी पहचान या संगठन में बिना परिवर्तन किए उसे देखा या मापा जा सकता है, ऐसे गुणधर्म को कहा जाता है भौतिक गुणधर्म। समझ में आया चीज़ें? जैसे कि किसी वस्तु का अपना रंग होता है, ठीक है, तो रंग को हम देख सकते हैं और उस वस्तु में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा या उसको हम माप सकते हैं। तो इससे भी उसमें उसकी पहचान या संगठन में कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला है। जैसे कि पानी को सभी लोगों ने देखा होगा। पानी का रंग कैसा होता है बताओ, कमेंट में लिख दो भाई। पानी का रंग नहीं होता है, यानी कि पानी रंगहीन होता है और देखने से क्या उसके रंग में परिवर्तन हो जाएगा? नहीं होगा। जितनी मात्रा में पानी है क्या वह मात्रा घट बढ़ जाएगा? क्या उसके मापन में हम कोई अंतर कर पाएंगे? नहीं। तो कहने का मतलब है कि वही गुणधर्म जिससे कि उस वस्तु के पहचान या उसके संगठन में कोई भी परिवर्तन न हो और बिना परिवर्तित किए उसे देखा या मापा जा सकता है, बिना परिवर्तित किए उसे देखा या मापा जा सकता है। इसी तरह के गुणधर्म को बोला जाता है भौतिक गुणधर्म। कौन सा गुणधर्म? भौतिक गुणधर्म। उदाहरण पे चलते हैं, जैसे कि रंग। अभी हमने बताया कि पानी का कोई भी रंग नहीं होता है, पानी जो है रंगहीन होता है, ठीक है, रंगहीन। बोला जाए गंध और स्वाद, पानी में कोई गंध आता है? नहीं। पानी में कोई स्वाद होता है? नहीं होता है। तो ये सब गुण जो है कौन से गुण होंगे? भौतिक गुण होंगे। क्यों? क्योंकि अब इसको देखने में या मापने में जो है इसके संगठन या पहचान को परिवर्तित करना नहीं है, यानी कि बिना पहचान या संगठन में परिवर्तन किए ही उसको हम देख सकते हैं
और माप सकते हैं। चलिए वस्तु की अवस्था के बारे में बात करते हैं। तो अवस्था क्या होती है, तो ठोस, द्रव, गैस प्रीवियस सेशन में विस्तार से वर्णन किया गया है। यदि हम किसी वस्तु की इन अवस्थाओं को बदलते हैं तो क्या उसके संगठन में परिवर्तन हो जाता है? नहीं होता है ना। जैसे कि जल का सूत्र होता है H2O, पानी का सूत्र होता है क्या चीज़? H2O। यदि ये बर्फ है तब भी, ठोस अवस्था में है तब भी H2O ही होगा। यदि यह पानी में परिवर्तित हो गया यानी कि द्रव में, तो भी H2O ही सूत्र होगा। और यदि यह वाष्प में परिवर्तित हो गया, किसमें? वाष्प में, तो भी यही होने वाला है। ये सूत्र में क्या परिवर्तन होगा? इसके संगठन में परिवर्तन होगा? नहीं होगा। तो अवस्था में तो परिवर्तन हो रहा है, ठोस से द्रव, द्रव से गैस, इसमें जा रहा है, या गैस से द्रव और द्रव से ठोस में जाएगा, लेकिन इसकी अवस्था में परिवर्तन होगा लेकिन आंतरिक संगठन में परिवर्तन नहीं होगा। यदि बर्फ से पानी में जा रहा है जिस ताप पर, वह ताप उसका कहलाता है गलनांक, और पानी से बर्फ में परिवर्तित हो रहा है जिस ताप पर, वह कहलाता है उसका हिमांक। और गलनांक और हिमांक भी जो प्रोसेस होगी ना, तो यहाँ पर भी इसके संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। उसी प्रकार से क्वथनांक, तो पानी को जो है वाष्प में परिवर्तन जिस ताप पर होता है उसे बोला जाता है क्वथनांक। यानी कि कोई भी द्रव जिस ताप पर उबलने लगता है, गैस अवस्था में जाने लगता है, वही उसका क्या कहलाता है? क्वथनांक। इसमें भी उसका रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। चीजें समझ में आया यहाँ पे? तो रंग, गंध, स्वाद, अवस्था, गलनांक, हिमांक, क्वथनांक, ये सभी क्या है? कौन से गुणधर्म है द्रव्य के? भौतिक गुणधर्म है। कमेंट में लिख देना है भौतिक गुणधर्म क्या है, इसके बारे में हमने चर्चा कर लिया। अब बात करते हैं रासायनिक गुणधर्म के बारे में। किसके बारे में? रासायनिक गुणधर्म के बारे में। दूसरा तो यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज। देखिए ध्यान से, वे पदार्थ जिनके गुणधर्म को देखने अथवा मापने के लिए रासायनिक परिवर्तन का होना आवश्यक है। यानी कि जिस पदार्थ को देखने या मापने के लिए किसका होना आवश्यक हो? रासायनिक परिवर्तन का होना आवश्यक हो। ऐसे ही गुणधर्म को बोला जाता है रासायनिक गुणधर्म। चीज़ों को समझना है यहाँ पे। जैसे कि हम कहें कि दहन, यदि किसी दहन का मतलब किसी वस्तु को जलाना, यदि किसी वस्तु को जलाया जा रहा है तो क्या होगा? उसके आंतरिक संगठन में परिवर्तन हो जाएगा। आंतरिक संगठन में यानी कि उसमें रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। तो इस तरह के गुण को, दहन कैसा गुण है? तो रासायनिक परिवर्तन है। किस तरह का गुणधर्म है? रासायनिक गुणधर्म है। तो इसी के बारे में कुछ हम गुणों के बारे में चर्चा करेंगे यहाँ पे। जैसे कि नमी युक्त हवा है, पहला नंबर हम देखते हैं यहाँ पे, नमी युक्त हवा। यहाँ पे हम दो पदार्थ लेते हैं, एक है लोहा, क्या चीज? तो लोहा, और दूसरा ले लिया जाए सोना, क्या चीज? तो सोना। अब देखा जाए कि नमी युक्त हवा में जो क्रियाशील धातुएं होती है ना, लोहा जो है क्रियाशील धातु है, वह हवा से और नमी से यानी कि जल से रिएक्ट कर लेता है, अभिक्रिया कर लेता है, और अभिक्रिया करने के बाद उसमें होता है परिवर्तन, और परिवर्तन होगा तो क्या होगा? जंग लगेगा, ठीक है ना। तो जंग का लगना, लोहे से जंग का लगना, जब नमी युक्त हवा मिलेगी ना तो लोहे में जंग लग जाता है। यानी कि लोहे का जो कलर है वह चेंज हो जाता है, उसका आंतरिक संगठन है वो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो इस तरह के परिवर्तन को बोला जाता है क्या चीज? तो रासायनिक गुणधर्म। ऐसे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन, और इस तरह के गुणधर्म को कहा जाता है रासायनिक गुणधर्म। वही चीज यदि इसमें सोना को रखा जाए तो कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो क्या हो रहा है भाई? यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। रासायनिक परिवर्तन हो रहा है तो इस तरह के गुण को, लोहे में जंग लगना, कौन सा गुण है? रासायनिक गुणधर्म है। कौन सा गुणधर्म है? रासायनिक गुणधर्म है। चीजें समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा जाना जाए दहन। दूसरा उदाहरण क्या चीज? तो दहन। तो दूसरा हो जाएगा क्या चीज? तो दहन। तो दहन का मतलब है क्या? किसी वस्तु को जलाना। कोई वस्तु किसकी उपस्थिति में जलेगा? पता है ना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। यदि ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो वह वस्तु जलने वाला नहीं है। यानी कि यहाँ पे होगी ऑक्सीजन से अभिक्रिया। ऑक्सीजन से अभिक्रिया, चीजों को समझना है यहाँ पे। ऑक्सीजन से अभिक्रिया, यहाँ पे दो चीजें हम लेते हैं, एक होगा हाइड्रोजन और एक होगा नाइट्रोजन। ठीक है, ए नंबर पे लेते हैं हाइड्रोजन।
हाइड्रोजन। ये जो हाइड्रोजन है ना, इसका दहन होता है, यानी कि यह जलता है, लेकिन नाइट्रोजन है, दूसरा जो हो जाएगा नाइट्रोजन, यह नहीं जलता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे परिवर्तन हो रहा है ना, कौन सा, रासायनिक परिवर्तन। तो वह गुणधर्म जिससे कि वस्तु के रासायनिक गुणधर्म में परिवर्तन होना आवश्यक है, वही क्या है, उसका रासायनिक गुणधर्म, यानी कि दहन भी क्या है, रासायनिक गुणधर्म है। आगे बढ़ते हैं, एक और उदाहरण इसका ले लेते हैं, जो है क्या, अम्लों के साथ अभिक्रिया। क्या चीज, तो अम्लों के साथ अभिक्रिया। तीसरा, अम्लों के साथ अभिक्रिया, ये भी रासायनिक गुण है। बहुत सारी ऐसी धातुएं होती है ना, अम्ल से अभिक्रिया करती हैं, अम्ल से डायरेक्ट अभिक्रिया करती हैं। जैसे कि कुछ यहाँ पे धातु को लिया जाए, जैसे कि पहले नंबर पे हम ले लेते हैं जिंक। क्या चीज, तो जिंक। और दूसरे नंबर पे ले लेते हैं कांच। ठीक है, क्या चीज, तो कांच। तो जिंक जो है धातु से अभिक्रिया करता है और यौगिक बनाता है। धातु से अभिक्रिया करेगा और नया पदार्थ बनाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा ना, यानी कि अम्ल के साथ अभिक्रिया, अम्लीकरण, या क्षार के साथ अभिक्रिया, क्षारीकरण, ये भी कौन सा गुण हो जाएगा, तो रासायनिक गुणधर्म हो जाएगा। चीजों को समझना है यहाँ पे। तो जिंक अम्ल से अभिक्रिया कर लेता है, लेकिन जो कांच है इसकी अम्ल से अभिक्रिया नहीं होती है। इसीलिए तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं कि दवा लेते समय कहते हैं कि कांच के गिलास का प्रयोग कीजिए, कोई धातु के गिलास का प्रयोग ना कीजिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जो धातु का गिलास होगा दवा से रिएक्शन कर लेगा, क्योंकि दवा जो है पदार्थ है और उस पदार्थ में क्या होगा, या अम्ल होगा, क्षार होगा, या लवण होगा, यही होगा ना। तो वह कांच से रिएक्ट कर लेगा और नया पदार्थ बना लेगा, और वह जो दवा है हानियाँ पहुंचाने लगेंगे। इसलिए डॉक्टर क्या करते हैं कि कहते हैं कि कांच के गिलास से दवा खानी चाहिए, और यही राय देते हैं, क्योंकि ये कांच जो है उस पदार्थ से रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है ना, और ये जो है कर लेता है, चाहे वो अम्ल हो, क्षार हो, या लवण हो। तो इतनी चीजें आप लोगों ने समझ लिया, द्रव्य के गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म, चीजें समझ में आया होगा। यदि समझ में आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और ये चीज आप नोट कीजिए। उसके बाद से क्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो आगे बढ़ जाते हैं, और अगला जो एनसीईआरटी का टॉपिक आएगा वो है मापन में अनिश्चितता। देख लेते हैं क्या होता है मापन में अनिश्चितता। अगला टॉपिक है क्या चीज, तो मापन में अनिश्चितता। मापन में अनिश्चितता यानी कि अनसर्टेनिटी ऑफ मेजरमेंट, यही हेडिंग हो जाएगा हम लोगों का। मापन में अनिश्चितता यानी कि अनसर्टेनिटी ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, मापन में अनिश्चितता, ये होगा अगला हेडिंग। मापन में अनिश्चितता का क्या मतलब, तो ऐसी चीजें जिसमें कुछ ना कुछ डाउट्स रह जाए। क्या अर्थ है इसका, तो अलग अलग स्थानों पर मान लेते हैं एक ही प्रयोग चल रहा है, जो ऑब्जर्वर है अलग अलग स्थान पर एक ही चीज पर प्रयोग कर रहे हैं, और उसके बारे में वे अध्ययन कर रहे हैं, माप रहे हैं, और उनका जो मान है अलग अलग आए। इसका मतलब है कि उसमें कुछ न कुछ त्रुटियां हो रही हैं दोनों स्थान पे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया और एक ही वस्तु को माप कर रहे हैं, और जिससे कि क्या हो रहा है, उसमें कुछ न कुछ कमियां उत्पन्न हो रहा है। इसलिए तो दोनों का मान अलग अलग आ रहा है, इसीलिए तो दोनों का मान अलग अलग आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि जो ये त्रुटि है ना, कमी है, उसी को हम कहते हैं क्या चीज़, तो मापन में अनिश्चितता। और इसी को दूर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मानक, एक स्टैंडर्ड डेवलप किया गया, जिसको बोला जाता है क्या, वैज्ञानिक संकेतन। क्या चीज़, तो वैज्ञानिक संकेतन। समझना है चीज़ों को, वैज्ञानिक संकेतन, ठीक है, संकेतन इंग्लिश में बोला जाता है साइंटिफिक
साइंटिफिक नोटेशन, नोटेशन ध्यान देना है यहाँ पे, वैज्ञानिक संकेतन है क्या। जैसे कि हम कुछ उदाहरण से समझेंगे, जैसे कि प्रकाश की चाल क्या होती है। प्रकाश की जो चाल होती है ना, वह हम दिखा रहे हैं यहाँ पे। प्रकाश की चाल देखते हैं, प्रकाश की चाल, तो प्रकाश की चाल को प्रदर्शित किया जाता है c से, और यह जो मान होता है ना, कितना होता है, 3 के आगे हम 8 जीरो लगाते हैं और मीटर पर सेकेंड। यह मान तो बहुत अधिक है ना। ध्यान देना, एग्जाम्पल से हम समझ जाएंगे कि वैज्ञानिक संकेतन है क्या। या परमाणु त्रिज्या जाना जाए, परमाणु त्रिज्या होता क्या है, तो कहने का मतलब है कि कोई भी परमाणु है उसका अपना एक नाभिक है, और नाभिक से लेकर के कक्षा तक की जो दूरी होती है ना, वही परमाणु त्रिज्या है। और परमाणु त्रिज्या बहुत ही एक छोटा मान है जो होता है क्या, तो इसे जो है परमाणु त्रिज्या को, परमाणु त्रिज्या को जो है r से रिप्रेजेंट करते हैं। और यह मान जो होता है 0.00000009 जीरो होना चाहिए, दशमलव के बाद 2 2 4 2 6 7 8 और 9 1 मीटर। ठीक है, ये मान होता है परमाणु त्रिज्या का। प्रकाश की चाल इतना होता है। अब इस मान को हम कहें कैसे, बोले कैसे, इसी को जो है शार्ट करने के लिए क्या किया गया, तो लाया गया वैज्ञानिक संकेतन यानी कि साइंटिफिक नोटेशन। और इसके लिए एक सूत्र बनाया गया, क्या चीज, तो n इंटू 10 टू द पावर n। ध्यान देना है यहाँ पे, n इंटू क्या चीज, तो 10 टू द पावर n। तो इस सूत्र की सहायता से n इंटू 10 टू द पावर n हम किसी भी बड़े से बड़े आंकड़े को छोटा करके लिख सकते हैं, और इसी को बोला जाएगा क्या चीज, तो वैज्ञानिक संकेतन। वैज्ञानिक संकेतन जहाँ पे ये जो कैपिटल N है, कैपिटल N का मान जो है 1.00 से 9.999 तक होता है, और ये जो n है ना, इसका मान जो है 1 2 3 4 ... तो यहाँ पे जो कैपिटल N क्या है, तो इसकी संख्या को हमने यहाँ पे नोट कर लिया, 1.00 से 9.999 तक। और ये स्मॉल n क्या है, तो n बराबर 1 2 3 4 ... और इसी के द्वारा निरूपण करना जो है कहलाता है क्या चीज, वैज्ञानिक संकेतन। क्या कहलाता है, वैज्ञानिक संकेतन। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। और हमने यहाँ पे लिया था प्रकाश की चाल, क्या चीज, प्रकाश की चाल समझना है यहाँ पे। तो प्रकाश की चाल एक बड़ी आंकड़ा है, और परमाणु त्रिज्या यह भी एक बहुत छोटी आंकड़ा है। इसको हम कैसे प्रदर्शित करें, तो इसी को प्रदर्शित करने के लिए वैज्ञानिक संकेतन लाया गया। तो यहाँ पे हम c बराबर लिख सकते हैं क्या, तो ये जो आंकड़ा है ना, इसी के अंदर है। ठीक है, 1.00 से 9.999 के अंदर में ही है ये आंकड़ा, है कि नहीं। तो यहाँ पे हम यदि दशमलव लगा दें तो इसका कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे दशमलव है। दशमलव के यदि हम इस एरिया में चले, किधर, लेफ्ट साइड में, ध्यान देना है, दशमलव के यदि हम लेफ्ट साइड में चलते हैं और दशमलव के यदि हम राइट साइड में चलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं उसको जो है आपको समझना है। दशमलव के लेफ्ट साइड में तो यहाँ पे जो अंक है वो 3 है, और उसके बाद से गुणा, n का मान हमने लिख दिया, गुणे का मान हो गया यहाँ पे, और उसके बाद से ये 10 के घात जो है n है, और n की संख्या जब हम दशमलव के इधर की ओर चलते हैं, लेफ्ट साइड की ओर चलते हैं, तो जितने भी जीरो होते हैं वह जीरो उसके घात के रूप में हो जाते हैं। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 8 और मीटर पर सेकंड। उसी तरह से इतने बड़े मान को हमने इतना छोटा करके लिख दिया। यही है आपका क्या चीज, वैज्ञानिक संकेतन। समझ में आया। उसके बाद से यहाँ पे त्रिज्या r है, r को लिखना है, ध्यान देना है यहाँ पे। तो दशमलव के बाद इस तरह से बहुत छोटा मान है, और यहाँ पे आपका अंक आ रहा है, और इस अंक को जो है हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1। ठीक है, कितना, 1। उसके बाद से यही ना n है, और उसके बाद से हो जाएगा इनटू, और इनटू में अब हम दशमलव के राइट साइड में जा रहे हैं, तो जितने जीरो होगा ना वो 10 पर घात आएगा, और वो माइनस में हो जाएगा। कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो माइनस में हो जाएगा 9। तो माइनस और प्लस के बारे में आप लोगों को जानकारी मिला कि यदि दशमलव के इधर
आते हैं हम लोग ना लेफ्ट साइड में, तो घात जो होती हैं पॉजिटिव होती हैं, और दशमलव के इधर जाते हैं हम लोग राइट साइड में जाते हैं ना, तो घात हमेशा क्या होती है, निगेटिव होती हैं। बातें समझ में आया इतना? तो ये सब आप लोगों ने समझ लिया होगा, और इसे आप लोग नोट करें, स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद से हम क्रम को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, तो अब हम इसे मिटाते हैं और क्रम को आगे बढ़ाते हैं। जो ये वैज्ञानिक संकेतन है ना, अब इसका हम जोड़ या घटाव या गुणा या भाग कैसे करते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, वैज्ञानिक संकेतन को हम नोट कैसे करते हैं, वो ये चीज़ हमने बताया कि n × 10⁻, n से हम इसे नोट करते हैं। अब इसके लिए जोड़ या घटाव, ठीक है, जोड़ या घटाव, जोड़ या घटाव, जोड़ या घटाव करना है वैज्ञानिक संकेतनों का, यानी कि कुछ हमारे पास आंकड़ा होगा, उसको हम जोड़ेंगे और घटाएंगे। किस प्रकार से हम इस वैज्ञानिक संकेतन का जोड़ या घटाव कर सकते हैं, जो कि हमारे पास है। मान लेते हैं हमारे पास कोई आंकड़ा है, जैसे कि 9.0 × 10⁻⁻5, और एक आंकड़ा है 3.2 × 10⁻⁻6। इसको हमें जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। तो ध्यान देना है, हम इसको जोड़ के रूप में लिख लेते हैं 9.0 × 10⁻5 और प्लस हो जाएगा 3.2 × 10⁻6। देखा जाए कि जोड़ा जा रहा है तो दोनों की जो घात है वह बराबर नहीं है, दोनों की जो घात है वह बराबर नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं कि ये है 9.0 × 10⁻⁻5, तो किसी एक घात को हम कम या अधिक करेंगे तभी तो होगा ना यहाँ पे। तो देखना है यहाँ पे क्या है, तो 9.0 × 10⁻⁻5 यह एक हम लिए हैं यहाँ पे। यदि इसको हमें 6 करना है, क्या करना है, माइनस का 6, तो इसमें जो है 10 का गुणा करना पड़ेगा, यानी कि हो जाएगा 90 × 10⁻⁻6। यही हो जाएगा ना। ये जो है माइनस का 5 था और ये 9 था, और इसके बाद से यदि हम इसको 90 कर लें, 10 का गुणा कर दें, तो ये हो जाएगा ना माइनस का 6। क्या किया गया यहाँ पे, दोनों ओर जो है 10 का गुणा किया गया। ध्यान देना है कैसे किया गया, तो ऊपर और नीचे दोनों में जो है 10 का गुणा। तो इस चीज़ को और भी अच्छे से हम समझते हैं। इसको हम लिख सकते हैं क्या चीज़, 9.0 बटे में 10⁻5, यही है ना ये आंकड़ा। अब इसी को 10⁻6 करना है यहाँ पे, तो दोनों ओर जो है 10 का गुणा करना पड़ेगा, दोनों ओर 10 का गुणा करना पड़ेगा। तो हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 90 और बटे में हो जाएगा 10⁻6, यही होगा 10⁻6। अब ये 6 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा कितना, 90 × 10⁻⁻6 होगा ना। इतना समझ में आया चीज़ें। अब यही चीज़ हम यहाँ पे लिख देते हैं, 90 × 10⁻⁻6 प्लस 3.2 × 10⁻⁻6। अब क्या होगा, 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 कामन हो जाएगा, तो ये होगा कितना, तो 90 और प्लस 3.2 और गुणे हो जाएगा 10⁻⁻6। ये क्या है, तो हमने कामन कर लिया इसे। अब इसको हम क्या करें, ऐड करें, तो हो जाएगा 93.2 × 10⁻⁻6। ये हो गया इसका जोड़। ठीक है, जोड़ समझ में आया कि किस तरह से हम इस वैज्ञानिक संकेतन का जोड़ करते हैं। आगे बढ़ जाते हैं और घटाव के बारे में देख लेते हैं, कैसे हम घटाव करेंगे। हमारे पास यही आंकड़ा है 9.0 और गुणे हो जाएगा 10⁻⁻5 प्लस ये एक आंकड़ा है 3.2 × 10⁻⁻6। इसका हमें करना है क्या चीज़, तो घटाना। भाई क्या चीज़, तो घटाना। समझना है, यहाँ पे हम इसे घटा रहे हैं, तो लिख देते हैं 9.0 × 10⁻⁻5 माइनस 3.2 × 10⁻⁻6। हम घात को बराबर कर लेते हैं, भाई घात को बराबर कर लेते हैं, तो वही तो हमने यहाँ पे किया है उसे ही कर लेते हैं। तो 90 × 10⁻⁻6 माइनस 3.2 × 10⁻⁻6। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे हो जाएगा ना, यहाँ पे हो जाएगा, कॉमन ले लेते हैं, तो 90 माइनस 3.2 गुणे हो जाएगा 10⁻⁻6। ये कोष्टक में होगा क्योंकि ये चीज़ जो है क्या है, कॉमन है, यही ना मान आएगा, यही मान आएगा। अब इसको हम माइनस कर देते हैं 90 में से इतना, तो ध्यान देना है यहाँ पे, ये हो जाएगा 86.8 गुणे 10⁻⁻6। और इसको जो है हम 60 कर लेते हैं। दशमलव को जब हम इधर लेकर के आएंगे, दशमलव को इधर लेकर के आएंगे, तो ये और जो है मान में आ जाएगी कमी, तो ये हो जाएगा 86 8.68
गुणे हो जाएगा 10 पर घात -5। तो ऐसे होता है जोड़ और घटाव, ऐसे होता है जोड़ और घटाव। इसे जो है आप लोग नोट करें और उसके बाद से हम जानेंगे क्या चीज़, तो गुणा और भाग के बारे में। तो इसे आप लोग नोट करें। तो इसे आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम गुणा और भाग की ओर देखेंगे। जोड़ और घटाव तो हमने समझ लिया, वैज्ञानिक संकेतन का जोड़ और घटाव तो देख लिया गया। अब जो है हम क्या करते हैं, इसका गुणा और भाग करते हैं। गुणा और भाग, गुणा और भाग, ठीक है। गुणा और भाग देखा जाए तो वही हमारे पास अंक है 9.0 गुणे 10 पर घात -5 और एक अंक है कितना 3.2 को हटा देते हैं, 3 ही ले लेते हैं। तो 3.0 गुणे 10 पर घात -6। यहाँ पे हमने 3.2 नहीं लिया क्योंकि गुणा या भाग करने में थोड़ा सा आसानी रहे, इसलिए यहाँ पे हमने इस चीज़ को लिया हुआ है। तो चीज़ों को ध्यान देना है। सबसे पहले हम गुणा कर लेते हैं। क्या चीज़, तो गुणा। तो यहाँ भी क्या है 9.0 गुणे 10 पर घात -5 गुणे 3.0 गुणे 10 पर घात -6। देखना यहाँ पे जो ये n है ना, ये जो n है इसमें जो है गुणा हो जाएगा, और जो ये घाते हैं ना, घात जो है आपस में जुड़ जाती हैं गुणा में। तो क्या कर लेते हैं, इसी को आगे बढ़ाते हैं। तो 9.0 गुणे हो जाएगा 3.0 और गुणे हो जाएगा 10 पर घात -5 और ये ऐड होगा तो हो जाएगा -6। अब इसे हम क्या कर लेते हैं, ये हो जाएगा 27 × 10⁻⁻11, यही होगा ना, 27 × 10⁻⁻11। और इसको हम आसान करते हैं तो ये हो जाएगा कितना, तो 2.7 × 10⁻⁻10, ठीक है, -10। तो ये हो गया गुणा। क्या चीज़, तो गुणा। गुणे के बारे में आपने समझ लिया। अब हम यहाँ पे चीज़ों को करते हैं भाग। क्या चीज़, तो भाग। हमारे पास आंकड़ा यही है 9.0 गुणे 10 पर घात -5। अब इसमें भाग दिया जाएगा कितने से, 3.0 गुणे 10 पर घात -6 से। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं। क्या चीज़, तो भाग। तो इसी चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं 9.0 गुणे 10 पर घात -5 और बटे में 3.0 गुणे 10 पर घात -6, ठीक है। तो ध्यान देना है यहाँ पे, ये जो है 3 टाइम में जाएगा और ये जो है ऊपर जाएगा, ऊपर की ओर। तो इसी चीज़ को हम लिख देते हैं इक्वल टू 3 × 10⁻⁻⁻⁵ और ये -6 है तो हो जाता है 10 पर घात +6, ठीक है। ये हो जाएगा कितना, तो 6। अब इसमें से इतना का जो माइनस किया जाएगा तो हो जाएगा 3 गुणे 10 पर घात 1, या यही मान आ जाएगा कितना, तो 30। तो इस तरह से किया जाता है भाग। चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा, गुणा भाग कैसे किया जाता है, बहुत ही आसान है ये। और यहाँ से आप सीख करके अपने से जो है आपके बुक्स में है ये सारी चीज़ें, उसका जो है आपको रिवीजन करना है। तो इतना नोट कीजिए। उसके बाद से एनसीईआरटी के अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, जो होगा क्या, सार्थक अंक, यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और इसे नोट भी कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे और थोड़ा सा वीडियो को पॉज करेंगे और सार्थक अंक की परिभाषा को बोर्ड पे लिखेंगे और उसके बाद से चीज़ों को विस्तार से हम समझेंगे। अब हम जानेंगे सार्थक अंक के बारे में, यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। तो सार्थक अंक भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एनसीईआरटी की दृष्टि से, क्योंकि एनसीईआरटी में इसे दिया गया है और ये जो है आपको फिजिक्स में भी पढ़ने को मिलता है। तो यहाँ पे ध्यान देना है और यहीं पे यदि आप इसे पढ़ लेते हैं तो आप इसे बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे कि सार्थक अंक क्या होता है। तो 2 चीज़ें होती है केमिस्ट्री में, ध्यान देना है। एक है परिशुद्ध और एक होता है यथार्थ। कोई भी मान हो, एक होता है परिशुद्ध और दूसरा होता है यथार्थ। ये 2 चीज़ों का बहुत ही महत्व है केमिस्ट्री में। यदि ऑब्जर्वर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और अलग अलग ऑब्जर्वर एक ही एक्सपेरिमेंट के मान को अलग अलग ला रहे हैं, जैसे कि किसी ऑब्जर्वर ने एक एक्सपेरिमेंट किया और मान ला दिया कितना, तो 1.92 ग्राम, ठीक है, 1.92 ग्राम। और कोई दूसरा ऑब्जर्वर है और उसी का प्रयोग किया और मान लिया कितना, 2.10 ग्राम, ठीक है, 2.10 ग्राम। तो ये जो दोनों के बीच अंतर है ना, डिफरेंस, वो बहुत ज़्यादा है, यथार्थ नहीं है या परिशुद्ध मान नहीं है। बातें समझ में आई। और परिशुद्ध मान के लिए ही यहाँ पे किया जाता है ऑब्जर्वेशन, प्रयोग किया जाता है।
अब क्या किया कि कोई दूसरा ऑब्जर्वर आया और इसके मान को ला दिया 1.92 कोई लाया, और कोई दूसरा ऑब्जर्वर आया और इसके मान को ला दिया क्या चीज़, तो 1.94। ये दोनों जो मान है ना एक दूसरे के सन्निकट है, एक दूसरे के क्या है, निकट है। तो ये देखा जाएगा कि इन दोनों का जो एक्सपेरिमेंट है एक जैसा है, या कह सकते हैं कि दोनों ने सही प्रयोग किया। ये मान जो है क्या था, अधिक था, और इसी को बोला जाता है परिशुद्ध या यथार्थ मान। और यहीं तक हमें पहुंचना है और हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे सार्थक अंक क्या होता है और सिग्निफिकेंट क्या होता है, और उसके बाद से जो लैंग्वेज लिखा गया बोर्ड पे उस पर भी हम आएंगे। तो आपको जो है ध्यान देना। और आगे बढ़ते हैं केमिस्ट्री में, और दो चीज़ों को देखा जाए, एक है प्रायोगिक मान और एक होता है मानक मान। ठीक है, दो चीज़, प्रायोगिक मान और दूसरा होता है मानक मान। ठीक है, कहने का मतलब है कि प्रायोगिक मान और मानक मान। तो ध्यान देना है यहाँ पे, कोई भी माप है ना, कोई भी माप, उसमें दो तरह के अंक होते हैं, दो तरह के मान होते हैं। ठीक है, कोई भी माप हो, कोई भी माप ले लिया जाए, इसमें दो तरह के मान होते हैं। एक को बोला जाता है निश्चित मान और दूसरे को बोला जाता है अनिश्चित। क्या चीज, तो निश्चित और दूसरे को बोला जाता है अनिश्चित। समझना है यहाँ पे, निश्चित और अनिश्चित। तो ध्यान देना यहाँ पे, अनिश्चित अंक क्या होता है, तो जो अंतिम अंक होता है ना, अंतिम कोई भी माप लाया गया और उसमें का जैसे कि ये अंतिम अंक है, ये अंतिम अंक है, तो जो अंतिम अंक होता है वो अनिश्चित होता है। जैसे देख ही रहे हैं, यहाँ पे 2 आया तो यहाँ पे 4 आया। ये जो अंतिम अंक है इसमें अंतर होता है, यानी कि ये क्या है, अनिश्चित है। अलग अलग ऑब्जर्वर अलग अलग प्रयोग द्वारा ये अंतिम अंक को जो है एक जैसा नहीं ला पाते हैं, तो यही क्या है, अनिश्चित अंक है। और यहाँ पे क्या है, निश्चित अंक है ना, तो अंतिम अंक को छोड़ दिया जाए तो अंतिम अंक के अतिरिक्त का जो अंक होता है ना वो होता है क्या, तो निश्चित अंक। अंतिम अंक के अतिरिक्त का जो अंक होता है, अतिरिक्त अंक क्या कहलाता है, निश्चित अंक। बातें समझ में आई। तो माप किया जाता है ना, तो जो अंतिम अंक होता है वो अनिश्चित होता है। ठीक है, क्योंकि ये जो एक्यूरेट मान नहीं आ पाता है। लेकिन ये वाला जो मान है ना, जैसे कि यहाँ पे 1.94 है भाई, 1.94 ध्यान देना है। तो ये जो मान है ना क्या है, निश्चित है दोनों में, तो ये निश्चित अंक है। ये जो है 9 क्या है, तो यहाँ पे निश्चित है। ठीक है, तो यहाँ पे चीज़ें समझ में आई कि क्या मतलब यहाँ पे कि सन्निकट यानी कि निकट मान को प्राप्त करने के लिए कि कितना मान होगा, कितना मान होगा, इसी पर जो है ऑब्जर्वेशन होता है, प्रयोग होता है और इस मान को लाया जाता है। जैसे कि इसी चीज़ को हम यहाँ पे और भी डिटेल में समझेंगे और भी विस्तार से। इधर आते हैं तो यहाँ पे एक रेखा और इसकी दूरी कितनी है ये हमें पता करना है। तो ध्यान देना, यहाँ पे हम यहाँ पे एक स्केल लेते हैं जिस पर जो है क्या है, ये है 0, ये है 1, क्या चीज़, तो ये है 1, ये है 2, ये है 3। ध्यान देना यहाँ पे। तब हम कहेंगे ना कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है 1 सेंटीमीटर है। कितना है, 1 सेंटीमीटर। ध्यान देना, एक और हम स्केल ले लिए, तो ये वाला है आपका 0, ये वाला है 1, ये वाला है 2, ये वाला है क्या चीज़, तो 3। इसके बीच में जो है इस तरह से डॉटेड होती है। ठीक है, इसके बीच में भी इस तरह से डॉटेड होती है। अब इससे यदि हम माप निकालते हैं तो कितना आ रहा है, 1.1 cm। अब देखा जाए दोनों में अंतर हुआ ना, दोनों को मापा गया और दोनों में क्या है, अंतर है। अब इसका सही मान क्या होगा, यथार्थ मान क्या होगा, परिशुद्ध मान क्या होगा, इसी को ज्ञात करने के लिए, इसी त्रुटि के लिए हम क्या करते हैं, तो सार्थक अंक का प्रयोग करते हैं। चीज़ों को समझना है। देखिए यहाँ पे लैंग्वेज को समझना है। प्रत्येक रासायनिक गणनाओं में कुछ अनुपात तक अनिश्चितता होती है। भाई रासायनिक गणना किया जा रहा है तो अनिश्चितता तो है ही। यह अनिश्चितता मापन तत्वों में बाध्यता के कारण होती है। मतलब कि जब मापा जा रहा है अलग अलग जगह पे, यहाँ पे मापा गया और यहाँ, इसमें क्या अनिश्चितता है ना, इसी कारण जो है आती है ये अनिश्चितता। इन रासायनिक गणनाओं को प्रदर्शित करने के लिए, इसी को प्रदर्शित करने के लिए सार्थक अंकों का उपयोग होता है। चीज़ें समझ में आया, सार्थक अंकों का उपयोग होता है। अब हम यहाँ पे जानेंगे कि सार्थक अंक को कैसे हम निकालेंगे, सार्थक अंक के मान को कैसे ज्ञात करेंगे। सार्थक अंक को अब हम ज्ञात कैसे करेंगे, तो इसको ज्ञात करने के लिए नियम है भाई, और इस नियम को अब हम
एक एक करके बताने वाले हैं। और यदि आप इस नियम को पढ़ लेते हैं तो किसी भी प्रकार के सार्थक अंक को बस सेकेंडों में आप निकाल लेंगे। तो देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से ऐसे नियम हैं जिसके द्वारा कि हम सार्थक अंक को निकालते हैं। सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम, ध्यान देना है यहाँ पे। सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम, चीजों को समझना है यहाँ पे। देखो, अंक दो होते हैं। अंक कितने होते हैं? दो। एक को बोला जाता है अशून्य अंक, अशून्य अंक, ठीक है, और एक को बोला जाता है शून्य अंक, ठीक है, शून्य अंक। इसमें केवल एक शून्य ही है। और अशून्य अंक में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सभी अंक कैसे हैं? अशून्य अंक है। समझना है यहाँ पे, ये अशून्य अंक है और ये शून्य अंक है। और इसी से आपका जो है सार्थक अंक ज्ञात करने का नियम बनता है। रूल नंबर फर्स्ट होगा क्या? सभी अशून्य अंक सार्थक होते हैं। यानी कि यहाँ पे एक आंकड़ा दिया गया जिसमें कि अशून्य अंक ही है और सभी क्या होंगे? सार्थक होंगे। लिख लेते हैं रूल नंबर 1, रूल नंबर 1, ठीक है। क्या होता है? तो सभी अशून्य अंक क्या होते हैं? सार्थक होते हैं। सभी अशून्य अंक सार्थक होते हैं। उदाहरण देखा जाए भाई, 312 लिख देते हैं। इसमें कितने सार्थक अंक है? सिग्निफिकेंस फिगर है, तो इसमें जो है सिग्निफिकेंस फिगर है कितना? 1 2 और 3, सभी अशून्य है तो 3 है इसका सार्थक अंक। यदि हम लिख दें यहाँ पे 3.12, इसमें कितने सार्थक अंक है? तो इसमें भी 3 है। यदि हम लिख दें 42.79 और इसमें यदि हम सार्थक अंक की बात करें तो कितने होगा? 1 2 3 और 4, तो इसमें जो है 4 सार्थक अंक है। यहाँ पे जो है 3 सार्थक अंक होगा ना, 3 सार्थक अंक होगा। तो ध्यान देना है यहाँ पे, सभी अशून्य अंक सार्थक होते हैं। चीजें समझ में आया? यहाँ पे सभी अशून्य अंक, यानी कि एक आंकड़ा दिया और इसमें सभी अशून्य अंक है तो सभी क्या होंगे? सार्थक होंगे। समझ में आ रहा होगा ये सारी बातें। अब चलते हैं रूल नंबर 2 की ओर। रूल नंबर 2 की ओर, ठीक है। नियम 2, ये क्या है? नियम 2, तो किसी संख्या में दशमलव के दाईं तरफ आने वाले शून्य अंक भी सार्थक होते हैं। ध्यान देना है यहाँ पे, किसी संख्या में दशमलव के दाईं ओर आने वाले अशून्य अंक भी क्या होते हैं? सार्थक होते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लिया जाए, उदाहरण के रूप में हमने यहाँ पे लिख दिया 400, क्या है? तो यहाँ पे जो है 4 के आगे जो है दाईं ओर आ रहा है शून्य अंक, तो यहाँ पे होगा क्या? सार्थक अंक क्या होगा? तो सार्थक अंक हो जाएगा कितना? सिग्निफिकेंस फिगर कितना हो जाएगा? तो 3 होगा। यदि हम लिख दें 2.10, यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर कितना होगा? 3, क्योंकि ये शून्य जो है दशमलव के दाईं ओर आ रहा है तो ये भी कितना हो गया? तो 3 होगा। यहाँ पे 2.10 में क्या है? 0 जो है यहाँ पे दशमलव के दाईं ओर आया है, ये भी क्या है? सार्थक है भाई, ये भी क्या है? सार्थक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला नियम जाना जाए, नियम नंबर 3, रूल 3 क्या है? तो ये रूल नंबर 3 क्या है? रूल नंबर 3 क्या है? तो किसी संख्या के अशून्य अंक के बाईं ओर, दाईं ओर नहीं, बाईं ओर आने वाले शून्य अंक सार्थक नहीं होते हैं। उदाहरण की बात किया जाए तो 0.005, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? सार्थक अंक है। 0.005 में कितने हैं? तो देखा जाए तो यहाँ पे एक ही है और इसके
पहले यानी कि इसके बाईं ओर जो आने वाले शून्य अंक है ना वो सार्थक नहीं होंगे, तो ये वाला हो जाएगा कितना, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर है इतना। आगे बढ़ते हैं, यदि हम लिख दें 0.0013, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, सार्थक अंक है। तो जो ये अशून्य अंक है इसके बाईं ओर जो आ रहा है ना वो सार्थक नहीं है, उसके बाईं ओर आ रहा है वो सार्थक नहीं है, तो सार्थक यहाँ पे कितने हैं, 2 है। समझ में आया बात। अब हम आगे बढ़ेंगे और चौथा रूल जान लेंगे। चौथा रूल क्या है, 2 अशून्य अंकों के बीच का जो शून्य अंक है ना वो सार्थक होता है, ध्यान देना है। जो चौथा होगा वो क्या होगा, रूल नंबर 4, 2 अशून्य अंक के बीच का शून्य अंक क्या होता है, सार्थक होता है। ठीक है, 2 अशून्य अंक के बीच का जो शून्य अंक होता है वह क्या होता है, सार्थक होता है। उदाहरण की बात करते हैं, उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पे जो है इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, उदाहरण ध्यान देना है। जैसे कि हम लिख दे 4004, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो ये दोनों अशून्य अंक के बीच में ना शून्य अंक है, तो बोला जाएगा कि सिग्निफिकेंट फिगर है 4। बातें समझ में आ रही है। यदि हम कहें कि आपके पास 303409 है और इसमें बोला जाए कि सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, सार्थक अंक कितना होगा इसका, तो ये देख लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6 होगा, क्योंकि अशून्य अंक के बीच वाला जो शून्य अंक होता है वो भी सार्थक होता है। वैज्ञानिक संकेतन में ध्यान देना है, जो वैज्ञानिक संकेतन था ना ये वाला n × 10⁻n, यही सूत्र था ना। जैसे कि हम लिख दें 3.5 × 10⁻³ या हम लिख दें 5.2 × 10⁻20। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये जो मान है ना 10⁻, जो भी घाते हैं उस घात को हम नहीं काउंट करते हैं, किसमें, सार्थक अंक में। तो यहाँ पे इसके लिए सार्थक अंक क्या गणना होगा, केवल n ही गणना होगा। तो कितना हो जाएगा, 1 और 2। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर है 2 और यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर है कितना, तो यहाँ पे है, यहाँ पर भी है 2 ही। तो यहाँ पे आपने सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम बहुत ही अच्छे से समझ लिया और चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। और यदि समझ में आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो ये चीज़ें आप नोट करें, तो उसके बाद से क्रम को अब हम आगे बढ़ाते हैं। हाँ, तो चलिए अगला जो हमारा हेडिंग हो जाएगा सार्थक अंकों का गणितीय गणना। ध्यान देना है। सार्थक अंकों की गणितीय गणना। तो सार्थक अंकों का गणितीय गणना कैसे करेंगे, जैसे कि हमारे पास एक फिगर है, क्या चीज़, 1.32, क्या चीज़, तो 1.32 और एक है फिगर 1.37 और हमारे पास एक फिगर है क्या, 2.457। इसको हमें जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ना है। तो यदि हम जोड़ तो आता ही होगा, दशमलव का जोड़ सभी लोगों को पता होगा, जोड़ लेते हैं। 1.32 प्लस हो जाएगा 1.37 प्लस हो जाएगा 2.457। चलो देख लेते हैं, ये वाला हो जाएगा 7 और इसमें जोड़ेंगे तो 7 और 5 12 होता है, तो 14। यहाँ पे देखते हैं 6 और 4 हो जाएगा 10 और 1 11 और यहाँ पे देखते हैं तो 1 और 2 3 और 2 5, यही होगा ना। तो 5.147 ये हमें माना है। इसको यदि हमने जोड़ा तो यहाँ पे हमने कुछ आंकड़े लिखे और इस आंकड़े को हमने क्या कर लिया, जोड़ लिया। अब इसे हमें करना है राउंड ऑफ, ध्यान देना है, राउंड ऑफ यानी कि पीछे से अंतिम अंक को हटाना है, अंतिम अंक को हटाना। ठीक है, अंतिम अंक को आपको हटाना है।
ठीक है, ये भी नियम आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि अंतिम अंक को कैसे हटाते हैं। तो जो हम यहाँ पे गणना कर रहे हैं ना, तो जो इसमें सबसे छोटा है, ध्यान देना है, जो इसमें सबसे छोटा है उतना ही हमें, उतने ही अंक में, उतने ही सार्थक अंक में हमें ये जो आंसर है वो आना चाहिए। इसका मतलब है कि इस अंतिम अंक को हमें हटाना होगा, अंतिम अंक को हटाना होगा, राउंड ऑफ करना होगा। अब इसको राउंड ऑफ करने के भी कुछ नियम होते हैं। सबसे पहला नियम जाना जाए क्या, यदि अंतिम अंक 5 से कम है, 5 से कम है, ध्यान देना यहाँ पे अंतिम अंक 5 से कम है, जैसे कि हम यहाँ पे लिख देते हैं 1.44, ध्यान देना यहाँ पे। तो अंतिम अंक जो है इसको हटाना है और ये क्या है 5 से कम है, तो इसमें हम कुछ नहीं जोड़ते हैं। इसको हटाने के लिए उससे पहले वाले अंक में कुछ भी नहीं जोड़ेंगे, तो इसको हम ऐसे ही हटा देंगे, ये हो जाएगा 1.4। ठीक है, इसको हमने हटाया और इसमें कुछ भी हमने ऐड नहीं किया। दूसरा जो रूल है क्या, यदि अंतिम अंक 5 से अधिक है, 5 से अधिक है, तब क्या होगा, जैसे कि हम यहाँ पे ले लेते हैं 1.57, ठीक है, तो अंतिम अंक क्या है 5 से अधिक है ना। अब हमें इसको राउंड ऑफ करना है, अंतिम अंक को हटाना है, तो क्या करना होगा, हटाते समय हमें ये ध्यान देना होगा कि ये 5 से अधिक है, तो इससे पहले वाले अंक में एक ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.6। इसमें क्या हो गया, तो 5 में हमने एक ऐड कर लिया, ध्यान देना है बात। अब और भी हम 2 पॉइंट पर चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक और नियम आता है, उस नियम को जो है यहाँ पे ध्यान देना है। एक हम लिख रहे हैं 1.35 और एक हम लिख दे रहे हैं 1.45। देखो, तो यहाँ पे हमें अंतिम अंक को हटाना है, ये क्या है 5 है ना, 5 या 5 से अधिक है, तो क्या होना, यहाँ पे हमने नियम सीख लिया कि अंतिम अंक को हटाओगे, 5 से अधिक है तो उससे पिछले वाले अंक में एक हम जोड़ लेंगे, तो यही होगा ना। ध्यान देना यहाँ पे, यदि ये वाला एक्यूरेटली 5 है, ध्यान दो यहाँ पे एक्यूरेटली 5 है, तब हमें देखा जाता है कि इससे पहले वाला अंक क्या है, सम है कि विषम है। भाई ये तो विषम है ना, ये क्या है विषम है, और ये क्या है सम है, क्या है सम है। तो जब ये विषम होता है तो अंतिम अंक को यदि हटा रहे हैं तो इसमें हम कुछ नहीं जोड़ते हैं, 1.3 ही लिख देंगे। और यदि ये सम है तो अंतिम अंक को हटा रहे हैं, ये 5 है, तो क्या करते हैं, सम वाले में हम 1 जोड़ लेते हैं, तो ये हो जाता है 1.5। चीज़ें समझ में आ चुकी होगी। अब इसमें भी हमें इस अंतिम अंक को हटाना है, तो ये 5 से अधिक है, एक्यूरेटली 5 नहीं ना है कि इसको हमें सम या विषम देखना है, नहीं है, तो 5 से अधिक है, तो इसको यदि आप हटाओगे, इसको यदि आप हटाओगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 5.15। ठीक है, यही आंसर होगा ना, क्योंकि ये जो 7 है 5 से अधिक है भाई, 7 है कितने से अधिक, 5 से, तो इसको हटाने के लिए हमने क्या किया, इसको हटाया और उससे पहले वाले अंक में 1 जोड़ लिया। तो समझ में आ गया होगा कि सार्थक अंकों की जो गणितीय गणना है हम कैसे करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें आप लोगों ने समझ लिया होगा। सब कुछ यहाँ पे डिटेल में चल रहा है। यदि आपको लगता है कि आपने ये पढ़ रखा है तो आप वीडियो को स्किप करके आगे भी जा सकते हैं। यहाँ पे हम कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट को भी साथ में लेकर के चल रहे हैं, तो सारी चीज़ों पर हम डिटेल में चर्चा कर रहे हैं, और सब कुछ यहाँ पे ये NCERT का ही है। आपने ये चीज़ें समझ लिया, इसका लेना है स्क्रीनशॉट, उसके बाद से हम अगले टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो इसका जो है आप स्क्रीनशॉट लें। हाँ, तो अब हम ये चीज़ें मिटाते हैं और उसके बाद से हम आगे बढ़ेंगे और अगले टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। अगले टॉपिक पे ये क्या है, ये क्या है भाई, इसे भी हम देख लेते हैं। ध्यान देना है यहाँ पे, अगला जो टॉपिक आ जाएगा ना उसका नाम है विमीय विश्लेषण। क्या चीज़, तो विमीय विश्लेषण, हेडिंग लगाते हैं विमीय विश्लेषण। तो विमीय विश्लेषण क्या है भाई, विमीय विश्लेषण ध्यान से समझना है। फिजिक्स में विमाओं के बहुत सारे उपयोग बताए गए हैं। यहाँ पर NCERT बुक में आपके केमिस्ट्री में केवल एक गुण के बारे में चर्चा किया गया है कि किस प्रकार से हम एक मात्रक को दूसरे मात्रक में प्रदर्शित
कर सकते हैं। जैसे कि मापन में बहुत सारी पद्धतियां हैं, MKS पद्धति है, MPS पद्धति है या CGS पद्धति है। इसमें मात्रक को, एक मात्रक को दूसरे मात्रकों में कैसे प्रदर्शित करते हैं, इन आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए ही जो चीज लाया गया है वो क्या है, विमीय विश्लेषण। चीजों को यहाँ पे ध्यान से समझना है। इसके लिए जो है एक सूत्र स्थापित किया गया है और वह सूत्र क्या है, तो वह सूत्र है N1U1 इजकल टू N2U2। समझना है यहाँ पे N1U1 इजकल टू N2U2। यहाँ पे N1 क्या है, तो एक पद्धति में अंकिक मान है। ठीक है, ध्यान देना है यहाँ पे N1 बराबर एक पद्धति में अंकिक मान है यहाँ पे। ठीक है, और U1 क्या है, तो एक पद्धति में क्या है, तो ये मात्रक है। ठीक है ना, एक पद्धति में मात्रक है। यहाँ पे N2 क्या है, तो N2 जो है दूसरी पद्धति में अंकिक मान है, अंकिक मान है। और यहाँ पे जो U2 है वो क्या है, तो दूसरी पद्धति में मात्रक है। ठीक है, में मात्रक है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना है कि N1 क्या है, तो एक पद्धति में अंकिक मान है, और U1 क्या है, तो एक पद्धति का मात्रक है, और N2 क्या है, तो दूसरी पद्धति में अंकिक मान है, और U2 क्या है, तो दूसरी पद्धति में मात्रक है। तो यही है एक सूत्र जिसके द्वारा हम एक पद्धति के मात्रक को, एक पद्धति के मान को दूसरे पद्धति के मान में परिवर्तित कर सकते हैं। ध्यान देना है यहाँ पे एक सूत्र दिखाया गया N1U1 बराबर N2U2, जहाँ पे N1 क्या है, एक पद्धति में अंकिक मान है, एक पद्धति में अंकिक मान है, और U1 क्या है, एक पद्धति में मात्रक है। N2 क्या है, तो दूसरी पद्धति में अंकिक मान है, और U2 क्या है, तो दूसरी पद्धति में मात्रक है। ध्यान देना है यहाँ पे, जैसे कि हम यहाँ पे बात करें कि हमारे पास है कितना, तो 5 मीटर। ठीक है, क्या चीज़, कोई भी वस्तु है उसकी लंबाई जो है 5 मीटर है, और इसको आपको चेंज करना है कितने में, तो सेमी में। कितना सेमी होगा, 5 मीटर का कितना सेमी होगा, ध्यान देने वाली बात है। तो यहाँ पे आपका N1 है 5 और U1 है कितना, मीटर, और उसके बाद से N2 का मान पूछ रहा है, और U1 है क्या चीज़, दूसरे पद्धति में मात्रक है, और इसको जो है बोला जाएगा क्या चीज़, तो U2 जो है यहाँ पे सेमी है। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे N1 5 है, U1 जो है मीटर है, ये वाला, और यहाँ पे जो है, यहाँ पे कुछ अंक होगा ना, उसी अंक के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पे प्रदर्शित करना है। तो ये सूत्र लगा लेंगे N1U1 बराबर N2U2। देखना है ध्यान से, N1U1 बराबर N2U2। देखो N1 का मान दिया है 5 और U1 का मान दिया है मीटर, बराबर होगा N2 का मान पूछ रहा है, N2 का मान पूछ रहा है यहाँ पे, और U2 का मान दे दिया, यहाँ पे लिख सकते हैं N2 और U2 का मान दे दिया है सेमी। ठीक है, ये जो है मल्टीप्लाई है एक दूसरे में, तो N2 बराबर क्या हो जाएगा, 5 गुणे मीटर, और बटे में हो जाएगा क्या चीज़, तो सेमी। ठीक है, सेमी। अब आप लोगों को ये जो है पैमाना याद रखना है, पैमाना याद रखना है कि 1 मीटर बराबर कितना सेमी होता है, 1 मीटर बराबर 100 सेमी। कितना सेमी, 100 सेमी। ठीक है, तो यहाँ पे 5 मीटर बराबर क्या हो जाएगा, 5 मीटर बराबर 5 × 100 सेमी, यही होगा ना, 5 × 100 सेमी। यही मान को हम यहाँ पे रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, N2 बराबर हो जाएगा 5 × 100 सेमी, और बटे में हो जाएगा क्या चीज़, तो सेमी। तो ध्यान देना यहाँ पे सेमी से हो जाएगा सेमी कैंसल, सेमी से हो जाएगा सेमी कैंसल। अब यहाँ पे बचा क्या, तो N2 का मान आ गया, N2 का मान आ गया 500। अब यही मान को हम यहाँ पे रख देंगे तो हो जाएगा कितना, 500 सेमी। ठीक है, तो 5 मीटर बराबर कितना सेमी, 500 सेमी। बहुत ही आसान तरीका है। एक मात्रक पद्धति को दूसरे मात्रक पद्धति में प्रदर्शित करने के लिए विमीय विश्लेषण किया जाता है, और इसके लिए यह सूत्र आता है N1U1 बराबर
N2U2, जहाँ पे N1 क्या है तो एक पद्धति में आंकिक मान है, U1 क्या है तो एक पद्धति में मात्रक है, N2 क्या है तो दूसरी पद्धति में आंकिक मान है, और U2 क्या है तो दूसरी पद्धति में मात्रक है। चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा, इसका लेना है स्क्रीनशॉट, और उसके बाद से अब हम क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल को भी हल करेंगे। तो ये आप नोट कीजिए, उसके बाद से क्रम को अब हम आगे बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे देना है ध्यान, अभी पढ़ा गया विमीय विश्लेषण। विमीय विश्लेषण में क्या होता है कि एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में प्रदर्शित किया जाता है, और उसके लिए एक सूत्र आता है, और ये सूत्र कौन सा है तो N1U1 बराबर N2U2, जहाँ पे N1 क्या है एक पद्धति का आंकिक मान है, ये U1 क्या है तो एक पद्धति का मात्रक है, और N2 क्या है तो दूसरी पद्धति का आंकिक मान है, और U2 क्या है तो दूसरी पद्धति का मात्रक है। अब इसी से संबंधित आपके NCERT में कुछ दिए हैं क्वेश्चन, और उसी क्वेश्चन को अब हम हल करेंगे, जिसमें से दो क्वेश्चन को हमने बोर्ड पे लिख रखा है। एक क्या है, धातु का एक टुकड़ा 3 इंच लंबा है, इसको जो है सेंटीमीटर में इसकी लंबाई क्या होगी ये पूछ रहा है, सेंटीमीटर में इसकी लंबाई क्या होगी। ध्यान देना है यहाँ पे, ये जो है धातु का एक टुकड़ा है, क्या है धातु का एक टुकड़ा है जो कि 3 इंच लंबा है, क्या है 3 इंच लंबा है, और इसको बदलना है किसमें सेंटीमीटर में। आप लोगों को 1 इंच बराबर कितना सेंटीमीटर है ये सूत्र याद होगा, क्योंकि फिजिक्स में ये चीज़ रटवाया जाता है। यहाँ पे हम बता देते हैं 1 इंच बराबर क्या होता है तो 2.54 सेंटीमीटर होता है, ये याद रखना है। 1 इंच बराबर होता है क्या चीज़ तो 2.54 सेंटीमीटर, CM होता है। ये चीज़ें जो है आपको याद रखना है। अब इसमें क्या क्या दे दिया है, क्या क्या दे दिया है भाई, तो यहाँ पे दिया हुआ है N1 क्या है तो N1 जो है 3 है, U1 दे दिया है इंच है, क्या है इंच, U1 क्या है इंच है। उसके बाद से N2 का मान पूछ रहा है, और U2 का मान दे दिया है किस क्या चीज़ तो CM। तो इस सूत्र से N2 बराबर क्या हो जाएगा, N2 बराबर हो जाएगा N1 इंटू U1 बटे में U2, यही हो जाएगा ना N2 का मान। N2 का ही मान तो पूछा जा रहा है। अब ध्यान देना है यहाँ पे N2 बराबर हो जाएगा क्या चीज़, N2 बराबर क्या होगा तो यहाँ पे N1 का मान कितना है, N1 का मान जो है 3, और गुणे हो जाएगा U1 का मान क्या है तो U1 का मान है इंच, और बटे में U2 का मान कितना है तो सेमी है, यही है ना सेमी, U2 का मान कितना है तो सेमी है। अब ध्यान देना है यहाँ पे कि ये तो 3 उसी तरह से रहेगा, N2 बराबर 3 इंटू इंच को हम कह लिख सकते हैं ना, 1 इंच बराबर कितना सेमी तो 2.54 सेमी, और बटे में हो जाएगा क्या चीज़ तो सेमी, ठीक है। तो सेमी से सेमी हो जाएगा कैंसल, तो N2 बराबर क्या हो जाएगा तो इसका जो है इसमें गुना किया जाएगा तो ये हो जाएगा 2 6 7.6, ठीक है। अब यही चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे 3 इंच बराबर 7.62 सेमी, ठीक है। यही चीज़ जो है यहाँ पे लिख दिया गया, यानी कि 3 इंच बराबर 7.62 सेमी, ठीक है। 3 इंच बराबर 7.62 सेमी। अब दूसरा क्वेश्चन देखा जाए, कह रहा है कि एक जग में 2 लीटर दूध है, दूध का आयतन घन मीटर में परिकलित कीजिए। भाई एक जग में 2 लीटर दूध है, और उस दूध का आयतन किस में परिकलित करना है घन मीटर में। तो यहाँ पे 2 लीटर दूध है, कितना लीटर 2 लीटर दूध है, और इसको जो है घन मीटर में क्या करना है परिकलित करना है। अब यहाँ पे देखना है 1 लीटर बराबर कितना घन सेमी होता है 1000 घन सेमी, ठीक है। ध्यान देना है यहाँ पे, तो 2 लीटर बराबर क्या हो जाएगा 2000 घन सेमी होगा, ये मात्रक यहाँ पे होगा यूज। अब लीटर के स्थान पे हम घन सेमी को यूज कर सकते हैं।
1 लीटर बराबर 1000 घन सेमी, तो 2 लीटर बराबर कितना, 2000 घन सेमी। तो ध्यान देना है यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे N1 बराबर है 2000 और U1 बराबर है कितना, घन सेमी, और N2 का मान पूछ रहा है कितना घन मीटर होगा, और उसके बाद से U2 का मान दे दिया है कितना, तो घन मीटर। अब यही जो फार्मूला लगेगा, N2 बराबर होता है कितना, तो N1 U1 बटे में U2। तब हम इसी चीज़ को लिख सकते हैं, N2 बराबर N1 का मान दिया है 2000, कितना 2000, और गुणा U1 का मान दे दिया है घन सेमी, और बटे में U2 का मान दिया है कितना, घन मीटर। ध्यान देना है यहाँ पे। अब क्या कर लेते हैं, आप लोगों को पता है कि 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, यही होता है। तो यहाँ पे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो ध्यान देना है, मीटर के ऊपर क्या है, क्यूब है। इसको यदि हम क्यूब करते हैं तो इसको भी हमें क्यूब करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये 1 का क्यूब किया जाता है 1 ही हो जाएगा। तो 1 मीटर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 100 का 3 बार गुना किया जाएगा, यानी कि 100 पे घात 3 का जो होता है 1 के आगे 6 जीरो, ठीक है। और ये हो जाएगा cm क्यूब, ठीक है ना। cm पे 3 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, cm क्यूब। ध्यान देना है यहाँ पे। अब यही जो मान जो है ना यहाँ पे रख दिया जाएगा, तो N2 बराबर हो जाएगा 2000 गुणे cm क्यूब, और बटे में दिख रहा है चीज़ें, यहाँ पे नहीं दिख रहा, यहाँ पे लिख देते हैं। इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं N2 बराबर हो जाएगा क्या चीज़, 2000 गुणे cm क्यूब, और बटे में 1 के आगे 6 जीरो, और cm क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 जीरो, ठीक है, 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा। तब ये आएगा कितना, बचा है ये 2, और बटे में हो जाएगा कितना, 1000, यही होगा ना। बचा है यही 2 और बटे में हो जाएगा 1000। इस चीज़ को हम यहाँ पे लिखते हैं, 1000 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2 गुणे 10 पर घात माइनस का 3, यही आंसर हो जाएगा ना, 2 गुणे 10 पर घात माइनस का 3। तो हमें मान मिल गया यहाँ का। तो यही चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे, 2 लीटर जो दूध है वह बराबर है 2 गुणे 10 पर घात माइनस 3 घन मीटर के। ये हो जाएगा आंसर। चीज़ें समझ में आया, ठीक है। अब जो है इसको फटाफट करना है नोट, उसके बाद से एक और क्वेश्चन बचा है उसको भी हल करेंगे हम। चलिए तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, दिया है क्या। ये भी एनसीईआरटी का है और तीसरा एग्जाम्पल है। क्या है, इस पर ध्यान देना है। तीसरा एग्जाम्पल है क्या, 2 दिनों में कितने सेकेंड होते हैं। उदाहरण नंबर 3 है ये, और क्या है ये, 2 दिनों में कितने सेकेंड होते हैं, कितने सेकेंड होते हैं। ध्यान देना है यहाँ पे, 2 दिनों में कितने सेकेंड होते हैं भाई, 2 दिन है और इसको बदलना है कितने में, सेकेंड में, कितना सेकेंड है। अब यहाँ पे देखना है कि जो यहाँ पे 2 है ना वो क्या है, N1 है। N1 बराबर 2 दे दिया है, U1 बराबर दे दिया है दिन। उसके बाद से N2 का मान जो है पूछ रहा है, और U2 का जो मान दे दिया है ना वो है क्या चीज़, सेकेंड। देखते रहना है यहाँ पे। अब आपके पास जो फार्मूला है वो क्या है, तो N1 U1 बराबर N2 U2, यही है ना, N1 U1 बराबर N2 U2। तो यहाँ पे N2 बराबर क्या हो जाएगा, N2 बराबर हो जाएगा वही N1 U1 बटे में U2, यही होगा। अब मान रख देते हैं, N2 बराबर हो जाएगा, N1 का मान दे दिया है 2, U1 का मान दे दिया है दिन, और बटे में U2 का मान दे दिया है सेकंड।
यहाँ पे दिया है दिन, एक दिन में कितना घंटा होता है, 24 घंटा होता है ना, वही लिखेंगे N2 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 24 घंटे, 2 गुणे 24 घंटे बटे में होगा सेकंड, होगा कि नहीं, एक दिन में 24 घंटा ही ना होता है। आगे इस घंटे को हम सेकंड में बदले, मिनट में बदले, पहले इस सेकंड में तो लेकर के आना है हमें, तो इस घंटे को यदि मिनट में बदलते हैं तो एक घंटा में कितना मिनट होता है 60, तो 24 घंटा में कितना हो जाएगा, तो 60 से गुणा करना पड़ेगा। तो N2 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 60 गुणे 24 मिनट, और बटे में हो जाएगा सेकंड, क्या चीज़, तो सेकंड। चीज़ें समझ में आ रही हैं। अब इस साइड में चलते हैं, ध्यान देना है यहाँ पे ध्यान देना है। N2 बराबर हो जाएगा क्या चीज़, यहाँ पे मिनट आ गया, इसको सेकंड में बदलना है, तो 1 मिनट बराबर कितना सेकंड, 60 सेकंड होता है ना, तो इतना मिनट बराबर कितना हो जाएगा, 24 मिनट बराबर हो जाएगा कितना, 60 से मल्टीप्लाई फिर से करना पड़ेगा, तो वही होगा यहाँ पे N2 बराबर 2 गुणे 60 गुणे 60 गुणे 24 सेकंड, यही होगा ना 24 सेकंड, और बटे में होगा सेकंड, बटे में होगा सेकंड, सेकंड से सेकंड हो जाएगा कैंसिल। तब यहाँ पे N2 का मान आ जाएगा कितना, 2 गुणे 60 गुणे 60 गुणे कितना 24, तो ये हो जाएगा कितना, तो ये हो गया 36, तो ना 7200, तो N2 बराबर हो जाएगा 7200 इंटू 24। अब इसको जो है क्या करते हैं, तो गुणा कर लेते हैं, यहाँ पे गुणा कर लेते हैं 7200 और गुणे हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 0 0 8 28, और ये हो जाएगा 0 0 4 और 14, कितना हो गया 0 0 8 2 6 7 होगा ना 7 1, तो ये आ जाएगा N2 बराबर 172800, यानी कि 2 दिन बराबर हो जाएगा 172800 सेकेंड। कितना आसान है, यहाँ पे क्या कर लिया गया, 2 दिन को सेकेंड में बदल दिया गया, और यही दिया है NCERT में। तो चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, यदि समझ में आती हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहें नारायण सर क्लासेस के साथ।